नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आपको ओमिक्रॉन कोरोना वायरस से लेकर क्या चल रहा है यूपी पंजाब चुनाव का हाल और क्या है मौसम समाचार, सब कुछ इस छोटे से वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन को लेकर वायरोलॉजिस्ट का बड़ा खुलासा। दुनिया में एक साथ चल रही है दो महामारियां। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अभी तक इस वायरस की प्रकृति और बदलाव को लेकर वैज्ञानिक लगातार स्टडी ही कर रहे हैं। इसी बीच प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसर यानी कि ICMR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर टी जैकब जॉन ने ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि इस समय पूरी दुनिया में दो महामारियां एक साथ चल रही है। एक है डेल्टा द्वारा और दूसरी है ओमिक्रॉन के द्वारा। जैकब ने कहा है कि यह दोनों अलग है। ओमिक्रॉन की उत्पत्ति के बारे में वायरोलॉजिस्ट ने कहा है कि कोरोना का यह वेरिएंट वुहान D614G अल्फा बीटा गामा डेल्टा कप्पा या म्यू द्वारा उत्पन्न वायरस नहीं है, इतना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के वंश का पता नहीं है, लेकिन इसका वुहान से कुछ दूर का संबंध है जिससे यह महामारी शुरू हुई थी। यानी कि दोस्तों कोरोना का जो पिछला वेरिएंट था जिससे दूसरी लहर आई थी और अब मौजूदा वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है जिससे तीसरी लहर आ रही है, दोनों अलग अलग जाति समूह के हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस की परेड में नहीं दिखेगी बंगाल की झांकी। नाराज हुई सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिख डाली चिट्ठी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस साल गणतंत्र दिवस परेड यानी कि 26 जनवरी की परेड के लिए बंगाल की प्रस्तावित झांकी को शामिल ना करने को लेकर काफी नाराज हो गई है। नाराज मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख डाली। इसके माध्यम से उन्होंने परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा, झांकी के थीम को स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और उनकी 125वीं जयंती के मद्देनजर तैयार किया गया है। खफा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने खत की शुरुआत में लिखा, मैं हैरान और दुखी हूं कि भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। हमारे लिए इस फैसले को स्वीकार करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से झांकी अस्वीकार किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। वैसे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय और विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब चुनाव 2022। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने ही कर डाली बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा। जी हां दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह चन्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस की ओर से घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट में चन्नी के भाई का नाम नहीं है। इसके बाद ही उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा की। मनोहर सिंह चन्नी ने ABVP माझा से कहा कि वह बस्सी पठाना सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रधान ने उन्हें टिकट नहीं मिलने दिया। मुख्यमंत्री के भाई ने कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली के खिलाफ भी भड़ास निकाली। चन्नी के भाई अपने इलाके में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। देश भर में कोरोना के 2.71 लाख नए संक्रमित मिले। लगातार 5वें दिन 300 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। इनमें 2 दिनों में 400 से पार गया था आंकड़ा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरोना की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है। देश में शनिवार को 2,71,190 नए कोरोना संक्रमित मिले। 1,38,201 लोग ठीक भी हुए जबकि 314 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों यह लगातार 5वां दिन रहा जब मौतों का आंकड़ा 300 से ज्यादा आया। इसमें से 2 दिन आंकड़ा 400 से भी ज्यादा था। दोस्तों देश में अब तक कुल 3.71 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.50 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,86,061 लोगों की ऑफिशियली मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों में 1,32,675 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल देश में 15.44 लाख एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 15 लाख के पार पहुंचा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत के संगठन का बड़ा ऐलान, बताया यूपी चुनाव में किस दल को देंगे समर्थन। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन BKU ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है। BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने सिसोली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस गठबंधन के प्रत्याशियों को राज्य के लोग समर्थन देंगे। जयंत चौधरी की पार्टी RLD और सपा गठबंधन ने शनिवार को 7 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की थी। वहीं प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत ने समर्थन को लेकर तो पत्ते नहीं खोले, लेकिन उन्होंने बीजेपी को हराने की बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि 13 महीने तक आंदोलन करने के बाद किसान अब खुद भी समझदार हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हवाई सफर फिर से हो सकता है महंगा, जनवरी में दूसरी बार बढ़े ATF के दाम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, हवाई यात्रियों के लिए बड़ा झटका लगने वाला है। अब हवाई जहाज से सफर करना और महंगा होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच इस महीने में दूसरी बार ATF के दाम बढ़ाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ विमान ईंधन यानी कि ATF एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल 4.2% महंगा हो गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में ATF की कीमत 3,232.87 रुपए प्रति किलो लीटर या 4.25% की बढ़ोतरी के साथ 79,294.91 रुपए प्रति किलो लीटर पर पहुंच गई है। दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, इस महीने दूसरी बार ATF की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। अगले 2 दिन में दिल्ली समेत इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन राज्यों में कर दिया अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना समर्थन या फिर असहमति जरूर व्यक्त करें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है मौसम का ताजा हाल। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने रविवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों में भीषण ठंड होने का पूर्वानुमान बताया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली, NCR, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर रात और सुबह के समय घना से बहुत ज्यादा घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान विभाग ने बयान में कहा कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। एक और पश्चिमी विक्षोभ के 21 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। बयान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के घंटों में अलग अलग हिस्सों में घने से बहुत ज़्यादा घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। इसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की संभावना बनी रहेगी और तापमान में बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य और कौन से शहर में निवास करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की लहर के बाद CBSE बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी, जानिए कब हो सकते हैं एग्जाम। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की वजह से न सिर्फ स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं, बल्कि इनका असर परीक्षाओं पर भी पड़ रहा है। तीसरी लहर की वजह से कई एग्जाम स्थगित और कुछ को तो कैंसिल भी करना पड़ गया। वहीं CBSE और शिक्षा मंत्रालय अब 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं तय समय पर कराने के पक्ष में है। यदि किसी वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई तो पहले फेज की परीक्षाओं के आधार पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि परीक्षा कैंसिल होने की संभावना बेहद ही कम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, बुल्ली भाई और सुल्ली डील्स के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, मुस्लिम महिलाएं थी निशाने पर। जी हां दोस्तों, बहुत चर्चित फेमस मामला बुल्ली भाई ऐप बनाने वाले आरोपी नीरज बिश्नोई और सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले आरोपी
ओकारेश्वर ठाकुर दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बुल्लीबाई ऐप बनाने वाले आरोपी नीरज बिश्नोई को स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने असम से गिरफ्तार करके इसकी कस्टडी ली थी। आरोपी के वकीलों की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई और पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दोस्तों, नीरज बिश्नोई के वकीलों की ओर से दलील दी गई कि आरोपी 20 साल का लड़का है और उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उसने बुल्लीबाई ऐप को किसी महिला की बदनामी के मकसद से नहीं बनाया था और उसके पास से न ही कोई रिकवरी के सबूत मिले हैं और न ही उसकी कस्टडी की आगे जरूरत है। वो काफी दिनों से न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा उसे जमानत दे दी जाए। इस पर स्पेशल सेल की IFSO यूनिट की तरफ से दलील दी गई कि आरोपी ने बुल्लीबाई ऐप बनाई थी और उस पर मुस्लिम महिलाओं की फोटो डालकर नीलामी करने की कोशिश की थी। मुस्लिम महिला पत्रकारों और ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय थी उनकी फोटो डालकर जानबूझकर यह साजिश रची गई और जिस ट्विटर अकाउंट से यह फोटो शेयर की गई वो सब आरोपी का ही था। लिहाजा केस अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में जमानत नहीं दी जाए। इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर दोस्तों आपके पास है भारत का ड्राइविंग लाइसेंस तो आप कर सकते हैं टॉप के इन 15 देशों में गाड़ियों का सफर। जी हाँ दोस्तों, खुद चला पाएंगे। बता देते हैं आपको कि कौन कौन से देश में आप चला पाएंगे। दरअसल दोस्तों अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, भूटान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, सिंगापुर, फिनलैंड, मॉरिशस, नॉर्वे, ये ऐसे देश है जहां पर अगर आपके पास भारत का लाइसेंस है तो आप इन जगहों पर खुद सेल्फ ड्राइविंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप कभी इन देशों में घूमने जाएं और आप चाहते हैं कि हम किराए पर कोई वाहन ले लें और खुद ही उसको ड्राइव करते हैं, पूरे देश में घूमें, तो यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये देश भारतीय लाइसेंस को मान्यता दे चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर BCCI बोला वो सबसे महान कप्तानों में से एक, ऐसे खिलाड़ी कभी कभार ही होते हैं पैदा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। रविवार को टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI ने उनका शुक्रिया अदा किया। बोर्ड ने कहा कि विराट सबसे महान कप्तानों में से एक है, ऐसे क्रिकेटर कभी कभार ही पैदा होते हैं। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय था और बोर्ड इसका सम्मान करता है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि हर अच्छी चीज का अंत होता है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से विराट को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में उनके अपार योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल के सभी प्रारूपों में तेजी से प्रगति की। उनका निर्णय व्यक्तिगत है और BCCI इसका बहुत सम्मान करता है। वह इस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य बने रहेंगे और एक नए कप्तान के नेतृत्व में बल्ले से अपने योगदान के साथ इस टीम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष का नीतीश कुमार से सवाल, कहा जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को क्या जेल भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से हुई अब तक 11 लोगों की मौत के मामले में सरकार के सहयोगी बीजेपी अब नीतीश कुमार पर आक्रामक हो गई है। नीतीश कुमार पर अब बीजेपी की तरफ से आक्रमण कोई नेता या प्रवक्ता नहीं बल्कि सीधे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से किया गया है, जिन्होंने रविवार को अपने फेसबुक पोस्ट में नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार उन 11 लोगों के परिवार पर शराबबंदी कानून में जेल भेजने की तैयारी करेगी जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल दिवाली के दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल के संसदीय क्षेत्र पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से दर्जन भर से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सांसद संजय जायसवाल ने उन परिवारों से मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं जताई थी और आर्थिक मदद भी की थी। संजय जायसवाल के इसी कदम को लेकर 2 दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने संजय जायसवाल पर हमला करते हुए कहा था कि अब उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी और वह वहां पर संवेदना व्यक्त करने गए और पैसे बांटे थे। यह आचरण सरकार की नीति के हिसाब से गलत था। संजय जायसवाल ने भी इसका जवाब देते हुए कहा था कि भविष्य में कभी उनके क्षेत्र में फिर से जहरीली शराब कांड की घटना होगी तो वह फिर
से पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वैसे दोस्तों अपनी राय देने से पहले 2 वाक्य जरूर सुन ले। दोस्तों बिहार में शराबबंदी है जिस वजह से अच्छी क्वालिटी की शराब बिहार में नहीं मिल पाती, इसकी वजह से तस्करी करके शराब बिहार में लाई जाती है और उसको पीने से कई लोगों की मौतों की अक्सर खबरें आती रहती है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हुआ 390 रुपए महंगा, चांदी की भी बड़ी चमक। जानिए पूरे हफ्ते क्या रहा सोना चांदी का हाल। दरअसल दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई, वहीं चांदी भी महंगी रही है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 390 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 1508 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया। दोस्तों इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक यानी कि 10 से 14 जनवरी के बीच की शुरुआत में सोने का रेट 47,627 था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 48,017 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी की कीमत 60,351 से बढ़कर 61,859 रुपए प्रति किलोग्राम तक गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान और नेपाल को हराकर भारतीय टीम ने जीता वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप 2021 का टाइटल। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड ई स्पोर्ट कप 2021 में भारतीय टीम टोटल गेमिंग ने पाकिस्तान और नेपाल को ग्लोबल फाइनल्स में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस कंपटीशन में भारतीय टीम ने पहले 4 स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया है। साउथ इंडिया प्रीमियर में 3 देशों के बीच ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट WEC 2021 रखा गया था। इसमें भारत पाकिस्तान के अलावा नेपाल के 12 लाख प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। इससे काफी लोकप्रियता भी मिली। इसे इंडिया टुडे गेमिंग के सोशल चैनल से काफी देखा गया। दोस्तों इस ग्लोबल फाइनल में भारत पाकिस्तान और नेपाल की 12 सबसे इंप्रेसिव और स्किल्ड टीमों के बीच एक थ्रिलिंग कंपटीशन देखा गया। भारत की ओर से टोटल गेमिंग, कैमिन ई स्पोर्ट, ऑर्गेंटन इलाइट और एरो ई स्पोर्ट्स ने 5 दिन के फाइनल्स में पहले दिन से ही सॉलिड परफॉर्मेंस पेश की। अपनी ब्रिलियंट अटैकिंग के साथ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स और कोऑर्डिनेशन की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान और नेपाल पर भारी पड़ी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विराट कोहली से पहले भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान कौन सा खिलाड़ी था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।